गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आदर्श एवं अनादर्श विलयन से पहले अपन ने इस विलयन वाले टॉपिक में सामान्यतः विलयन की डेफिनेशन, विलयन के गुण, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, यानी विलय की मात्रा के आधार पर और विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर अपन ये विलयन के प्रकार भी पढ़ चुके हैं। और इसी में अपन ने विलयन की जो सांद्रता की जो इकाइयां हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। उसी क्रम में जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आदर्श एवं अनादर्श विलयन। देखो, आदर्श और अनादर्श विलयन सामान्यतः ये जो दोनों प्रकार के विलयन होते हैं वो ऊष्मागतिकी की जो लक्षण होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए पढ़े जाते हैं। यानी ये जो विलयन है ये ऊष्मागतिकी गुणों को समझने के लिए यहाँ पर इन दोनों प्रकार के विलयनों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन इसको अपन सामान्य इंग्लिश में लिखते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए, अपन दो पदार्थों को यदि मिलाकर कोई विलयन बनाते हैं तो उस विलयन में एक अवयव जो होगा उसे तो हम कहेंगे विलय और दूसरे अवयव को कहते हैं विलायक। तो जैसे इसमें अपन ने एक तो मान लिया हमारे पास क्या है, विलायक है, और दूसरा अवयव अपन ने मान लिया कि दूसरा हमारे पास है विलय। विलायक को सामान्यतः सॉल्वेंट बोलते हैं हम और विलय को सोल्यूट। अब देखो, विलायक को तो अपने यहाँ पर डिफाइन कर लें कि ये हमारे पास किसके रूप में है, एक के रूप में, और विलय जो है ये हमारे पास बी के रूप में है। किसके रूप में? बी के रूप में। अब देखो, आदर्श विलयन की हमें डेफिनेशन निकालनी है कि आदर्श विलयन किस प्रकार के विलयन होते हैं। तो आदर्श विलयन के लिए अपन ये कह सकते हैं कि आदर्श विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनमें ससंजक बल इस प्रकार के जो बल होते हैं वो पूर्णतः समान होते हैं। पूर्णतः समान होते हैं किस प्रकार के विलयन में? आदर्श विलयन। यानी आदर्श विलयन ऐसे विलयनों को कहा जाता है जिनके अवयवों के मध्य ससंजक बल पूर्णतः क्या हो? समान हो। अवयवों के मध्य ससंजक बल पूर्णतः समान। अवयव कौन कौन से हो गए? विलय और विलायक, दोनों के मध्य यानी जो ससंजक बल है ये पूर्णतः क्या हो? समान। जैसे अपन ऐसे ले सकते हैं कि विलय और विलायक यानी ए और बी के मध्य उपस्थित अंतर आकर्षण बल जो है वो ए या फिर बी के मध्य उपस्थित अंतर आकर्षण बल के बराबर होता है। ऐसे विलयनों को हम आदर्श विलयन कहते हैं। दोबारा देखिए, ये हमारे पास सामान्यतः कोई विलयन है और हम जानते हैं कि विलयन में मुख्यतः दो अवयव होते हैं, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। यदि अपन विलायक को ए के द्वारा और विलय को बी के द्वारा डिफाइन कर लेते हैं तो आदर्श विलयन की अपन डेफिनेशन दे सकते हैं कि आदर्श विलयन ऐसे विलयनों को कहा जाता है जिनके अवयवों के मध्य ससंजक बल पूर्णतः क्या हो? समान हो। ससंजक बल पूर्णतः समान हो, अर्थात विलय विलायक के मध्य लगने वाला अंतर आकर्षण जो बल है वो विलय या विलायक विलायक के मध्य लगने वाले अंतर आकर्षण बल के समान होता है। ऐसे विलयन को हम आदर्श विलयन कहते हैं। अब आदर्श विलयन के कुछ गुण होते हैं जिसमें फर्स्ट गुण ये मानते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक को यदि अपन मिलाते हैं तो ऊष्मा परिवर्तन का मान शून्य होना चाहिए।
यानी विलय को और विलायक को यदि मिला दिया जाए तो ऊष्मा परिवर्तन यानी विलयन न तो गर्म हो और ना ही ठंडा हो, यानी अपनी प्रारंभिक जैसी विलय और विलायक की जैसी अवस्था है उसी अवस्था को वो बनाए रखे, यानी विलय और विलायक की स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो। तो उसके लिए अपन कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक को मिलाया जाता है तो उसमें होने वाला ऊष्मा परिवर्तन यदि डेल्टा एच ये सॉल्यूशन के लिए होता है, यदि डेल्टा एच का मान यदि 0 आता है ऐसा विलयन सामान्यतः कहलाएगा आदर्श विलयन। दूसरा गुण इसके लिए अपन ये ले सकते हैं कि आदर्श जो विलयन होता है उसका जो आयतन होता है वो विलय तथा विलायक के आयतनों के योग के बराबर होता है, अर्थात आयतन परिवर्तन भी यहाँ पर क्या रहेगा, शून्य रहेगा। सॉल्यूशन के लिए आयतन परिवर्तन का मान भी क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो ऐसे विलयन जिनके लिए आयतन परिवर्तन का मान भी शून्य होता है वो आदर्श विलयन की श्रेणी में रखे जाते हैं। तीसरा गुण यहाँ पर अपन ये ले सकते हैं कि जो आदर्श जो विलयन है वो सांद्रता की प्रत्येक सीमा में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं यानी ऐसे विलयन जो सांद्रता की प्रत्येक सीमा में राउल्ट के नियम का पालन करें, ऐसे विलयनों को हम सामान्यतः कहेंगे आदर्श विलयन। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास यहाँ पर आदर्श विलयनों के लिए ये 4-5 फैक्टर जो होते हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं। यहाँ पर अब इनको अपन डिटेल वाइज यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। देखिए पहला जो हम टॉपिक लिखेंगे वो आदर्श विलयन की डेफिनेशन से संबंधित हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसा विलयन जिसके संपूर्ण आयतन में ससंजक बल पूर्णतः समान होता है, अर्थात विलय के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलय या विलायक अंगों के मध्य लगने वाले अंतर आकर्षण बल के समान होता है उसे आदर्श विलयन ये हमारे पास सामान्यतः आदर्श विलयन की डेफिनेशन हो जाएगी कि ऐसा विलयन जिसके संपूर्ण आयतन में
ससंजक बल पूर्णतः क्या होता है, समान होता है। अर्थात विलय विलायक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलय विलय या विलायक विलायक अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आकर्षण बल के समान हो, उसे हम सामान्यतः आदर्श विलयन कहते हैं। अब आदर्श विलयन के कुछ लक्षण होते हैं, तो यहाँ पर हम नोट करेंगे आदर्श विलयन के लक्षण, यानी आदर्श विलयन कौन कौन से लक्षण रखता है, कौन कौन से गुण रखता है। जिसमें पहला गुण अपन यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि विलय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा परिवर्तन शून्य हो। फर्स्ट, विलय तथा विलायक, विलय तथा विलायक को मिलाने पर ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है, ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है। अर्थात डेल्टा एच सॉल्यूशन बराबर जी, डेल्टा एच सॉल्यूशन बराबर 0 है। दूसरा अपन ये ले सकते हैं विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन विलय तथा विलायक, विलय तथा विलायक दोनों के आयतनों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। अर्थात डेल्टा V सॉल्यूशन बराबर 0, यानी विलयन में आयतन परिवर्तन का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। तीसरा अपन यहाँ पर गुण ले सकते हैं कि आदर्श जो विलयन होते हैं, आदर्श जो विलयन होते हैं वो सांद्रता की प्रत्येक सीमा में, सांद्रता की प्रत्येक सीमा में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। अब यहाँ पर अपन को देखो जो नेक्स्ट टॉपिक के रूप में लेंगे वो हम लेंगे राउल्ट का नियम, कि राउल्ट का नियम क्या है। यानी राउल्ट के नियम के अनुसार आदर्श जो विलयन होते हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार के गुण दर्शाते हैं, उसके लिए अपन को राउल्ट का नियम यहाँ पर आगे पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारे पास अगला टॉपिक राउल्ट का नियम।
राउंड का ये हमारे पास कोई पात्र है, एक पात्र ले लिया अपन और इस पात्र में हमने एक तो भर लिया इसके अपन ने विलायक, जिसकी भौतिक अवस्था क्या मानते हैं अपन, द्रव। दूसरा भर लिया अपन ने इसमें विलय, इसकी भी हम भौतिक अवस्था मान लेते हैं द्रव। यहाँ पर एक को मान लेते हैं अपन ए और एक को मान लेते हैं बी, यानी ये हमारे पास एक ऐसा विलयन है जिसमें दोनों अवयव जो हैं द्रव अवस्था में है। किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। अब सामान्यतः हम ये जानते हैं कि जो द्रव होते हैं वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की प्रकृति रखते हैं, यानी जो द्रव है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की प्रकृति या प्रवृत्ति रखते हैं, यानी जो द्रव है वो गैसीय अवस्था में बदल सकते हैं। यानी दोनों जो द्रव है हमारे पास वो दोनों द्रव वाष्पशील है। दोनों कैसे हैं, वाष्पशील है, यानी ये दोनों गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो सकते हैं। अब यदि ये दोनों गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो सकते हैं तो उसके लिए अपन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वाष्प दाब जो उत्पन्न होगा वो वाष्प दाब इन दोनों द्रवों के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। यदि विलयन का वाष्प दाब जो है अपन ये मान लें कि विलयन का जो वाष्प दाब है इन दोनों द्रवों के वाष्प दाब के योग के बराबर है। यहाँ पर मैं कुछ समय के लिए ये मान लूं कि विलयन का जो वाष्प दाब है वो है मेरे पास P और इस विलायक का जो वाष्प दाब है ये है मेरे पास PA और इस विलय का है PB। तो यहाँ पर विलयन का जो वाष्प दाब है इन दोनों अवयवों के वाष्प दाब के योग के बराबर। यहाँ पर ये जो वाष्प दाब है ये सामान्यतः आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब। यहाँ पर इसे अपन डिफाइन कर लेंगे आंशिक वाष्प दाब के रूप में। तो यहाँ पर देखो इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो रहेगा P बराबर PA प्लस PB, PA प्लस PB। इसे अपन समीकरण नंबर यहाँ पर क्या मान लेते हैं, हमारे पास ये 1 है। ठीक है, दोबारा देखिए ये सामान्यतः हमारे पास कोई विलयन है और इस विलयन में दोनों जो अवयव है विलय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था कैसी है, द्रव। और दोनों विलयन जो है ये क्या है, वाष्पशील है। अब देखो द्रव जो होता है उसकी सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होगा तो आप जानते हो कि स्वाभाविक है कि वाष्प दाब उत्पन्न होगा। और जो वाष्प दाब है वो किसका वाष्प दाब रहेगा, यहाँ पर सामान्य विलयन का रहेगा। तो विलयन के वाष्प दाब को अपन सामान्य क्या मान लें, P मान लें। तो विलयन का जो वाष्प दाब है इन दोनों अवयवों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। ये जो तथ्य है ये सामान्यतः डाल्टन के आंशिक दाब नियम से, डाल्टन के आंशिक दाब नियम से, यानी डाल्टन का आंशिक दाब का नियम ये कहता है कि जो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि अपना जो नियम है वो है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम ये कहता है कि यदि अपन यहाँ पर ये मान लें कि ये जो विलयन है उसका हम यहाँ पर टेम्परेचर क्या कर दें, स्थिर कर दें, यानी एक निश्चित
ताप पर। यहाँ पर ये अपन ने एक लिमिट लगा दी, यहाँ पर निश्चित टेम्परेचर। अब यदि ताप को अपन निश्चित कर देते हैं और फिर कहें कि ताप को निश्चित करने पर किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक दाब, यानी Pa और इधर मान लेते हैं अपन Pb, राउल्ट के नियम के अनुसार कि एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में किसी अवयव का आंशिक दाब उस विलयन में उस अवयव की उपस्थित मूल बिंदु तथा उस अवयव का शुद्ध वाष्प दाब, जैसे P नॉट A P नॉट B के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये जो दोनों समीकरणें आती हैं हमारे पास, ये राउल्ट के नियम से बनके आती है और इन्हें हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 2। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। दोबारा सुनिए, देखो राउल्ट का नियम ये कहता है कि एक निश्चित ताप पर किसी विलयन के किसी अवयव का आंशिक दाब जो होता है उस विलयन में उस अवयव की मोल भिन्न तथा उस अवयव का शुद्ध वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। इसे अपन राउल्ट का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास दो समीकरणें आती हैं और अपन ये भी पढ़ चुके हैं मोल भिन्न के लिए अपन ने ये पढ़ा है कि किसी भी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोल बिंदुओं का योग 1 होता है। यानी कोई सा भी विलयन है, उस विलयन में जितने भी अवयव उपस्थित होंगे उन सभी अवयवों की मोल बिंदुओं का योग क्या रहता है, 1 रहता है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि यदि XA प्लस XB बराबर 1 है तो यहाँ पर अपन लिखेंगे XA बराबर 1 माइनस XB। तो यहाँ पर समीकरण नंबर हम ये 2 बना सकते हैं, यानी ये समीकरण नंबर हो जाएंगे हमारे पास 3। अब समीकरण 3 से यदि हम मान, पहले तो देखो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर लिख सकते हैं अपन समीकरण 1 व 2 से P बराबर P नॉट A डॉट XA प्लस P नॉट B डॉट XB, ये समीकरण हो जाएगी हमारे पास 4। नीचे लिख देंगे आप समीकरण 4 व 3 से, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन P बराबर P नॉट A 1 माइनस XB प्लस P नॉट B डॉट XB। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, P बराबर P नॉट A माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B डॉट XB। यहाँ से अपन XB को कॉमन ले सकते हैं, यानी इसे लिख देंगे अपन P बराबर P नॉट A XB को कॉमन ले लिया, यहाँ पर अपन लिखेंगे XB P नॉट B माइनस P नॉट A। इस प्रकार से हमारे पास ये समीकरण बन के आती है। इस समीकरण को अपन समीकरण क्रमांक दे देते हैं 5। अब देखो समीकरण नंबर हमारे पास 1 2 3 4 और 5, इन पांचों समीकरणों का उपयोग करके अपन यहाँ पर एक आलेख बना सकते हैं
और उस आलेख की सहायता से अपन आदर्श विलयन के गुण को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। उससे पहले आप लोग एक बार इसे दोबारा देखिए। देखो ये हमारे पास कोई विलयन है और इस विलयन में हमारे पास दो अवयव हैं, विलय और विलायक। विलायक को ए के द्वारा डिफाइन कर लिया और विलय को अपन ने बी के द्वारा डिफाइन कर लिया। अपन ने केवल यहाँ पर ये माना है कि विलय और विलायक दोनों किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, और दोनों ही क्या है, वाष्पशील है, यानी दोनों की प्रकृति क्या रहेगी, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जाने की दोनों की क्या रहेगी, प्रवृत्ति रहेगी। अब जब दोनों की गैसीय अवस्था में जाने की प्रवृत्ति रहेगी तो अपन ये कह सकते हैं कि सामान्य जो विलयन का जो वाष्प दाब रहेगा वो वाष्प दाब दोनों अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर रहेगा। अब यहाँ पर विलायक का जो आंशिक दाब है वो माना है अपन ने पीए के द्वारा और विलय का जो आंशिक दाब जो माना है अपन ने पीबी के द्वारा माना है। तो यहाँ पर अपन डाल्टन के आंशिक दाब नियम से क्या लिख सकते हैं कि डाल्टन के आंशिक दाब नियम के अकॉर्डिंग कि किसी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो उस विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 डाल्टन के नियम के अनुसार बना सकते हैं। उसके बाद में अपन ये लेते हैं राउल्ट का नियम क्या कहता है। राउल्ट का नियम कहता है कि एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित अवयव का आंशिक वाष्प दाब जो होता है उस अवयव की विलयन में उपस्थित मोलभिन्न तथा शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है उस अवयव का आंशिक दाब। इसी तरीके से यदि अपन विलायक के लिए निकालते हैं तो विलायक को आंशिक दाब मान सकते हैं अपन Pa और विलायक की मोलभिन्न मान सकते हैं Xa और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मान सकते हैं P0A। इसी प्रकार विलय के लिए अपन मान सकते हैं Pb बराबर विलय की जो मोलभिन्न है वो मान सकते हैं अपन Xb डॉट और P0B मान सकते हैं शुद्ध विलय का वाष्प दाब। इस प्रकार से हमारे पास ये दोनों समीकरण आ जाती है। मोलभिन्न के नियम के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोलभिन्नों का जो योग होता है वो हमेशा एक होता है। तो Xa प्लस Xb बराबर 1, यहाँ से Xa का मान निकाल लेंगे, Xa बराबर 1 माइनस Xb, समीकरण नंबर हम 3 बना देंगे। उसके बाद में समीकरण नंबर 1 व 2 से अपन क्या लिख सकते हैं कि Pa बराबर, क्योंकि यहाँ पर Pa और Pb का मान अपन यहाँ पर इनपुट कर देंगे तो मान आ जाएगा Pa बराबर P0A डॉट Xa प्लस P0B डॉट Xb, समीकरण नंबर 4 बना लेंगे। फिर समीकरण 4 व समीकरण 3 से क्या करेंगे कि Xa का मान अपन यहाँ पर इनपुट कर देंगे। इनपुट करने के बाद में सरल करना है। सरल करना आप लोग जानते हो कोई ज्यादा कठिन कार्य नहीं है। सरल करने के बाद में इस तरीके से कॉमन लेके अपन समीकरण नंबर 5 बना सकते हैं। यानी अब यहाँ पर देखो जो राउल्ट का जो नियम है, राउल्ट का नियम के ये है हमारे पास इतना सा जो फैक्ट है, ये राउल्ट का नियम है। उसके बाद में अपन जो समीकरण नंबर 3, 4, 5 जो है इनसे आगे इधर ले लेते हैं अपन Xa बराबर 1 और यहाँ पर ले लेते हैं Xb बराबर 0। इधर ले लेते हैं अपन Xa बराबर 0, इधर ले लेते हैं Xb बराबर 1। तो देखो और यहाँ पर अपन लेते हैं सामान्यतः वाष्प दाब या फिर आंशिक वाष्प दाब के रूप में ले सकते हैं, आंशिक वाष्प दाब। और इसको देखो सामान्यतः अपन ऐसे मान सकते हैं कि जो Xa हमारे पास विलायक है, विलायक का जो आंशिक दाब होता है वो सामान्यतः ज्यादा होता है किससे, विलय से। तो अपन इस तरीके से एक रेखा खींच सकते हैं। इधर ये हो जाएगा हमारे पास P0A और इधर से हो जाएगा ये P0। ये जो रेखा है सतत रेखा, ये विलयन के लिए आ जाएगी। P बराबर
पी ए प्लस पी बी, ये विलयन के लिए हो जाएगी। और यहाँ पर एक तिरछी रेखा ऐसे खींच देंगे हम, और एक रेखा इस प्रकार से। अब देखो कि यदि अपन ये मान लें कि प्रारंभ में हमारे पास एक्स ए बराबर क्या है 0, एक्स ए बराबर हमारे पास क्या है 0, तो एक्स ए बराबर 0 है, तो फिर समीकरण नंबर जो 4 है उसके अकॉर्डिंग ये जो मान है हमारे पास एक्स ए का मान तो अपन क्या मान लें कि इकाई है यानी मोल विन के रूप में है ही नहीं, तो फिर जो विलयन का जो वाष्प दाब रहेगा वो मुख्यतः डिपेंड करेगा किसके ऊपर, विलय के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसको लिख देंगे अपन P बराबर P नॉट बी एक्स बी। और यदि ये मानते हैं तो अपन यहाँ पर x बराबर x वो x b बराबर 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो विलयन में जो वाष्प दाब रहेगा वो सामान्यतः डिपेंड करेगा x a के ऊपर। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे P बराबर P नॉट a एक्स ए। इस तरीके से अपन ये दो समीकरण यहाँ पर बना सकते हैं। यानी ये तो है इसकी, और ये जो वैल्यू है ये है हमारे पास इसकी। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पर हो जाएगा आंशिक दाब, आंशिक दाब, और ये हो जाएंगे हमारे पास मोल भिन्न के। इस प्रकार से आप लोगों का ये जो टॉपिक है आदर्श विलयन से संबंधित, ये इस प्रकार से यहाँ पर अपन एंड कर सकते हैं। अच्छा, इससे आगे का जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।